नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइपलाइनिंग डिपेंडेंसी और हैजार्ड के बारे में। देखेंगे कि कौन सी पाइपलाइनिंग डिपेंडेंसी और हैजार्ड होते हैं हमारी सिस्टम में। तो हमारी पाइपलाइनिंग डिपेंडेंसी या हैजार्ड्स क्या है? कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसमें हमारी पाइपलाइन कोई भी काम नहीं करती, यानी उसकी जो साइकिल्स होती है वो स्टॉल साइकिल्स होती है। और स्टॉल साइकिल्स क्या है? कुछ ऐसी एक्स्ट्रा साइकिल्स हैं जिनमें किसी भी इंस्ट्रक्शन का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। और ये स्टॉल साइकिल्स हम इंट्रोड्यूस पाइपलाइन में इसलिए करते हैं ताकि हमारी इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर्ली हो सके। वो देखेंगे कि हम ऐसे कैसे होता है। और बात करें हमारी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी के बारे में, तो हमारी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी है स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी, डेटा डिपेंडेंसी, एंटी डिपेंडेंसी, आउटपुट डिपेंडेंसी और हमारी फाइनली कंट्रोल डिपेंडेंसी। तो चलिए इन सब के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं हमारे डिटेल में। तो हमारे स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि अगर आपके स्ट्रक्चर के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं पे कोई स्टॉल साइकिल क्रिएट हो रही है तो उसको हम कहते हैं हमारी स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहां हमने क्या किया कि 4 इंस्ट्रक्शंस लिए हैं और उनको हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं 5 स्टेज पाइपलाइन की मदद से। और हमारे 5 स्टेजेस कौन से? एक है इंस्ट्रक्शन फेच, फिर है डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस और राइट बैक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा इंस्ट्रक्शन 1 जब हमारे मेमोरी को एक्सेस कर रहा होगा कोई डेटा को फेच करने के लिए, तब क्या हो रहा है कि तब सेम टाइम पे हमारा इंस्ट्रक्शन 4 मेमोरी को एक्सेस करना चाहता है। किसके लिए? इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए। अब बात यहां क्या है कि हमारी जो मेमोरी है वो क्या है? वो प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी सेम मेमोरी है, यानी हमारी एक ही मेमोरी है, दोनों अलग मेमोरी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमारा इंस्ट्रक्शन 1 मेमोरी को एक्सेस कर रहा होगा तो उस सेम टाइम पे हमारा इंस्ट्रक्शन 4 इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं कर पाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि इस साइकिल में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी ये जो इंस्ट्रक्शन फेच वाला ऑपरेशन है वो इस साइकिल में नहीं होगा, वो बल्कि नेक्स्ट साइकिल में होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसने पहले से मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रखा है अपने डेटा को फेच करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा इंस्ट्रक्शन 4 हमारे इंस्ट्रक्शन को फेच कर नहीं पा रहा। तो ये एक जो साइकिल है वो खाली साइकिल जाएगी, इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये स्टॉल साइकिल क्रिएट हो रही है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में एक डिपेंडेंसी है। वो क्या है कि हमारी मेमोरी जो है वो प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी सेम है। तो अगर इस स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी को हमको सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि मेमोरी के 2 अलग अलग पार्ट कर दे, एक हो हमारा प्रोग्राम मेमोरी और एक है हमारा डेटा मेमोरी। यानी कि हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे से शिफ्ट होके हार्वर्ड आर्किटेक्चर को यूज करें, जिसमें क्या होता है कि प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी अलग अलग होती है। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। अब देखते हैं डेटा डिपेंडेंसी के बारे में। तो हमारी डेटा डिपेंडेंसी क्या कहती है कि अगर हमारी इंस्ट्रक्शंस में से कोई इंस्ट्रक्शन अपने से ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन का अपडेटेड डेटा एक्सेस करना चाहिए या रीड करना चाहिए, और उस कंडीशन में जो स्टॉल साइकिल्स क्रिएट होंगी उसको हम कहते हैं हमारी डेटा डिपेंडेंसी। अब इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। हमने क्या किया है कि 2 इंस्ट्रक्शंस लिए हैं, उसमें क्या कर रहे हैं कि R1 और R2 को ऐड करवा के हम पहले मूव करवाना चाहते हैं R0 में, और फिर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं R0 और R2 को, और उसको शिफ्ट करवाना चाहते हैं हमारे R3 में। तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारा जो R0 है उसकी अपडेटेड वैल्यू यूज करना चाहता है हमारा सेकंड इंस्ट्रक्शन। तो इस केस में हमारी डेटा डिपेंडेंसी आ सकती है। तो उसको देखते हैं हमारी 5 स्टेज पाइपलाइन की मदद से कि वो कैसे होता है। जैसे यहां हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और जब तक ये एग्जीक्यूशन वाला स्टेज खत्म होता है तब तक हमारे सेकंड इंस्ट्रक्शन का डिकोड वाला स्टेज खत्म हो जाएगा। यानी कि हमको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है कि R0 और R2 को मल्टीप्लाई करके R3 में मूव करवाना है। पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम जो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो क्या है? अपडेटेड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है। कब तक? जब तक हमारा राइट बैक वाला स्टेज खत्म नहीं हो जाता तब तक। यानी कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब तक हमारी अपडेटेड वैल्यू को राइट बैक नहीं करेगा तब तक हम ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। और इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन ढूंढा है जिसको हम कहते हैं ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। उसमें क्या होता है, अगर आपको याद हो कि हमारे जो पाइपलाइन के जो स्टेजेस हैं उसके बीच में क्या होता है, एक इंटरफेस रजिस्टर होता है जो क्या करता है, एक टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। जो स्टेजेस में से टेम्पररी डेटा बाहर आता है उसको, तो वो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है हम उसको यहाँ यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि हमारी कोई भी स्टॉल साइकिल क्रिएट ना हो और हमारा एग्जीक्यूशन क्या है, कंटिन्यू होता रहे। तो हमारे ऑपरेंड फॉरवर्डिंग की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा एग्जीक्यूशन बीच में रुकता नहीं है, यानी स्टॉल साइकिल्स आती नहीं है बीच में, और इसकी वजह से हमारा ऑपरेशन एकदम स्मूथली चलता रहता है। तो यह है हमारी डेटा डिपेंडेंसी और उसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं हमारे आउटपुट डिपेंडेंसी के बारे में।
तो हमारी एंटी डिपेंडेंसी और हमारी आउटपुट डिपेंडेंसी कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज है जो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने की वजह से होती है हमारे इंस्ट्रक्शन की। तो देखते हैं कि हमारी आउटपुट डिपेंडेंसी क्या है। आउटपुट डिपेंडेंसी क्या कहती है कि जब आपकी कोई इंस्ट्रक्शन दूसरे इंस्ट्रक्शन से पहले वैल्यू को अपडेट करने की ट्राई करे तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी आउटपुट डिपेंडेंसी क्रिएट होती है और उसको हम राइट आफ्टर राइट हैजार्ड भी कहते हैं। तो देखते हैं इसका मतलब हमारी एक एग्जांपल की मदद से। तो यहां हम क्या करें कि हमने 3 इंस्ट्रक्शन ली है और 3 इंस्ट्रक्शन में हमने जो हमारे 2 इंस्ट्रक्शन है उसमें एक ही रजिस्टर की वैल्यू को अपडेट करने की ट्राई की है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हम मान लीजिए कि हम फर्स्ट हमारी 3rd इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी 2nd इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और फिर लास्ट में हमारी 1st इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारी लास्ट जो वैल्यू अपडेट होनी चाहिए हमारे R0 रजिस्टर में वो किसकी होगी, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू होगी, जबकि वो किसकी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन ऑर्डर में हो तो हमारी 3rd इंस्ट्रक्शन की हमारी लास्ट अपडेट होनी चाहिए। तो पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे कि हमने 3rd इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट किया तो हम इसको डिकोड करेंगे और एग्जीक्यूट करने से पहले हम इसमें स्टॉल साइकिल्स डालेंगे और इसमें इतनी स्टॉल साइकिल्स डालनी पड़ेगी कि जब तक हमारी ऐड की ये जो इंस्ट्रक्शन है, जो हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, वो जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए और वैल्यू अपडेट ना कर दे तब तक हमें इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। यानी कि इसमें इतनी स्टॉल साइकिल्स डालनी पड़ेगी कि जब तक हमारा जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो राइट बैक ना कर दे अपनी अपडेटेड वैल्यू। तो जो बीच में हमारी स्टॉल साइकिल्स आती है ये 3rd हमारी इंस्ट्रक्शन में, उसको हम कहते हैं आउटपुट डिपेंडेंसी। और वो हम क्यों डाल रहे हैं, ताकि हमारे जो फाइनल डेटा राइट हो हमारे रजिस्टर में वो करेक्ट डेटा हो। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी एंटी डिपेंडेंसी क्या होती है। हमारी एंटी डिपेंडेंसी क्या कहती है कि जब आपकी कोई इंस्ट्रक्शन दूसरी इंस्ट्रक्शन के कोई डेटा रीड करने से पहले राइट करने की ट्राई करे तो उसको हम कहते हैं हमारी एंटी डिपेंडेंसी, और उसको हम साथ ही साथ कहते हैं हमारा राइट आफ्टर रीड हैजार्ड। तो ये होता क्या है, एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमने 3 इंस्ट्रक्शंस लिए और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम इनिशियल वैल्यू रीड करवा रहे हैं R1 की, सेकंड इंस्ट्रक्शन में हम R1 को अपडेट करना चाहते हैं और हमारे R0 को इनिशियली रीड करना चाहते हैं, और हमारे 3rd इंस्ट्रक्शन में हम R0 को अपडेट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि मैं आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन करना चाहता हूं इन इंस्ट्रक्शंस का। तो क्या हो रहा है कि मैंने फर्स्ट हमारी 3rd इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो R0 है वो अपडेट हो जाएगा। पर अगर R0 अपडेट हो गया तो हमारा जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो गलत वैल्यू रीड करेगा, और ये हम कर नहीं सकते क्योंकि इसकी वजह से हमारा पूरा डेटा इनकरेक्ट प्रोसेस होगा। तो हमें 3rd इंस्ट्रक्शन में इतनी स्टॉल साइकिल्स डालनी पड़ेगी जब तक हमारा सेकंड इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। और हमारे सेम सेकंड इंस्ट्रक्शन का देखें तो सेकंड इंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमारे जो R1 रजिस्टर है उसको हम अपडेट करना चाहते हैं, पर वही जो इनिशियल वैल्यू है वो यूज करना चाहता है हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी कि जब तक हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक के लिए हमें सेकंड इंस्ट्रक्शन में स्टॉल साइकिल्स ऐड करनी पड़ेगी। तो ये जो स्टॉल साइकिल्स ऐड करनी पड़ रही है और उसकी वजह से जो हमारा डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है उसको हम कहते हैं हमारी एंटी डिपेंडेंसी। तो ये है हमारी एंटी डिपेंडेंसी या फिर राइट आफ्टर रीड हैजार्ड। तो चलिए अब देखते हैं हमारी कंट्रोल डिपेंडेंसीज के बारे में। तो हमारी कंट्रोल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि आपकी फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की वजह से अगर कोई स्टॉल साइकिल क्रिएट होती है तो उसको हम कहते हैं हमारी कंट्रोल डिपेंडेंसी। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने 10 इंस्ट्रक्शंस लिए हैं और उसमें जो हमारी 3rd इंस्ट्रक्शन है वो एक फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है और वो क्या बोल रही है कि आप अपनी डायरेक्ट 10th इंस्ट्रक्शन पे जंप कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन और सेकंड इंस्ट्रक्शन नॉर्मली एग्जीक्यूट होती है और जब 3rd इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो जब ये डिकोड होता है तो डिकोडिंग स्टेज में हमें पता चलता है कि ये एक जंप इंस्ट्रक्शन है और जंप इंस्ट्रक्शन है और इसका टारगेट एड्रेस कहाँ पे, टारगेट एड्रेस है I10 पे, यानी कि हमारी 10th इंस्ट्रक्शन पे। पर अभी हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो 4th इंस्ट्रक्शन है उसका फेच होना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि एक ऐसी इंस्ट्रक्शन हमारे पाइपलाइन में आ चुकी है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जिसको हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है। यानी ये एक अनवांटेड इंस्ट्रक्शन है और इसको हमें पाइपलाइन से पहले बाहर निकालना पड़ेगा, फिर हम अपनी 10th इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूशन वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो काम है जिसमें हम अपनी अनवांटेड इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन से बाहर निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लश करना कहते हैं हमारी पाइपलाइन को। और फ्लश में क्या करते हैं, हम अनवांटेड इंस्ट्रक्शन को अपने पाइपलाइन से बाहर निकालते हैं। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालने के लिए हमें कुछ स्टॉल साइकिल्स डालनी पड़ेगी जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बस इंस्ट्रक्शन को बाहर निकालेंगे और बाकी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो वो जो स्टॉल साइकिल्स होती हैं उसकी वजह से जो डिले आता है हमारे पाइपलाइन में उसको हम कहते हैं हमारी कंट्रोल डिपेंडेंसी। और ये जो स्टॉल साइकिल्स होती है वो कितनी स्टॉल साइकिल्स होगी वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमारे फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के टारगेट एड्रेस पे से। यानी कि जो वाले हमारे स्टेज में हमारा टारगेट एड्रेस हमको पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे ये फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हमें सेकंड स्टेज में पता चला कि हमारा टारगेट एड्रेस क्या है,
तो उससे एक स्टेज पीछे हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी, यानी कि ये अगर सेकंड स्टेज में तो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेज में होगी, यानी हमें उतने ही स्टेज उसको वापस भेजना पड़ेगा, यानी कि हमें उतने ही क्लॉक साइकिल्स यूज करने पड़ेंगे ताकि हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको पाइपलाइन से बाहर निकाल सके। यानी इस केस में हमें एक क्लॉक साइकिल एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी ताकि हम अपनी जो अनवांटेड इंस्ट्रक्शन है उसको बाहर निकाल सके। तो इसको हम कहते हैं ब्रांच पेनल्टी, यानी हम कहीं ब्रांच करना चाहते हैं या जंप करना चाहते हैं तो उसकी जो पेनल्टी होती है पाइपलाइन में उसको हम कहते हैं ब्रांच पेनल्टी। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं एक बार डिटेल में। तो हमारी ब्रांच पेनल्टी क्या है कि हमारे जो स्टॉल साइकिल्स लगते हैं हमारे अनवांटेड इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन से बाहर फ्लश करने के लिए, उसको हम कहते हैं हमारी ब्रांच पेनल्टी। और वो कितनी होगी कि जिस स्टेज में हमें पता चलेगा कि हमारा टारगेट एड्रेस क्या है, -1 करेंगे तो हमें मिलेगी हमारी ब्रांच पेनल्टी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट एड्रेस जहां पे डिकोड होगा उससे एक स्टेज पीछे हमारी बाकी की फॉलोइंग जो इंस्ट्रक्शन है हमारे आगे वाली, वो हमें हमारे एक स्टेज पीछे मिलेगी, यानी कि हमें उनको उतने स्टेज बाहर निकालना पड़ेगा पाइपलाइन से और उतनी ही क्लॉक साइकिल्स लगेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो टारगेट एड्रेस जिस स्टेज में मिलता है -1 करते हैं ताकि हमको क्या मिले, हमारी ब्रांच पेनल्टी मिले। तो मान लीजिए हमें x स्टेज में मिल रहा है हमारा जो टारगेट एड्रेस है वो, तो हमारी ब्रांच पेनल्टी कितनी होगी, x-1 हमारी ब्रांच पेनल्टी होगी। और रिस्क आर्किटेक्चर जो होता है उसमें हमेशा जो सेकंड स्टेज है डिकोडिंग स्टेज, उसी में हमको पता चल जाता है कि हमारा टारगेट एड्रेस कहाँ पे है। तो उस वजह से हमारी रिस्क आर्किटेक्चर में क्या है, हमारी जो ब्रांच पेनल्टी वो हमेशा 1 रहती है। तो चलिए अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं हमारी पाइपलाइन का स्टॉल साइकिल्स के साथ। तो चलिए अब देखते हैं पाइपलाइन का परफॉर्मेंस स्टॉल साइकिल्स के साथ। तो यहाँ हमने क्या किया, एक आइडियल पाइपलाइन ली है और आइडियल पाइपलाइन में हमारा जो साइकिल पर इंस्ट्रक्शन होता है वो ऑन एन एवरेज 1 होता है और उसी के साथ हमारे जो क्लॉक साइकिल का टाइम हमने लिया है वो है CTP एज्यूम करके। अब बात करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा, यानी सिर्फ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो होगा जो हमें साइकिल पर इंस्ट्रक्शन लग रहा है इनटू हमारा जो साइकिल का टाइम है, यानी कि 1 × CTP। और बात करें हमारे स्टॉल साइकिल्स के टाइम के बारे में तो वो कितना होगा, जितनी हमारी नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल्स होंगी इनटू जो साइकिल का टाइम होगा वो। तो अब जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा, इन दोनों को एड अप करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल टाइम। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एड अप किया और हमारा जो क्लॉक साइकिल का टाइम है वो हमने कॉमन ले लिया। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 1 + नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल्स इनटू हमारा क्लॉक टाइम। तो ये है हमारा टोटल टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को। और बात करें स्पीड अप की, तो स्पीड अप कितना होगा, नॉन पाइपलाइन में जितना टाइम लगेगा डिवाइडेड बाय दिस टाइम। तो स्टॉल साइकिल्स में हमारा जो स्पीड अप होता है वो इतना होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे पाइपलाइनिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।